वैद्य जी की बात सुनकर राजकुमारी धरा गर्भावस्था में है। मैथिली के चेहरे पर आश्चर्य और दुख के भाव उभर आए। वहीं राजा आदिराज के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वो एकदम से लड़खड़ा हुए गिर पड़ते अगर राजकुमार आदेव अपने पिता को सहारा न देते। राजकुमारी मैथिली और राजा आदिराज के साथ साथ राजकुमार आदवेद को भी धरा की गर्भवती की बात का पता चल गया था। वो अपने पिता को संभालते हुए उनके कक्ष में ले जाने लगे। यहाँ मैथिली को भी राजा आदिराज की अवस्था देख डैक पहुंचता है, पर इन बिगड़ती हालात में वो कर भी क्या सकती थी। मैथिली बेहोश पड़ी राजकुमारी धरा की देखती हैं। भाई सा होते तो आज कितना खुशी का माहौल होता। हमें धरा के लिए जितनी चिंता हो रही है उससे भी ज्यादा भय धरा के गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हो रही है। धीरे धीरे ये खबर पूरे महल में फैल गई और बात महाराज तक पहुंच गई। रानी कलावती धरा के कक्ष में उससे मिलने जाती हैं। राजकुमारी मैथिली अभी भी धरा के सिराहने ही थी। बड़ी माँ, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम अपने पृथ्वी की आने वाली संतान को देखने चले आए। कलावती धरा की ओर भीगी हुई आंखों से देखती हुई कहती है। तभी मैथिली रूनवाशा होकर रानी कलावती से कहती है, बड़ी माँ, क्या हम धरा के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या वो अपने पूरे जीवन एकांत में व्यतीत करेगी? क्या होगा धरा का और उसकी संतान का? इन सब में उसका क्या दोष? वो तो अपने पिता के प्रेम से ही वंचित रह जाएगा। नहीं पुत्री मैथिली, ऐसा कुछ नहीं होगा। पृथ्वी ने बालपन में ही एक अपने पिता से दूर हो चुके थे, लेकिन हम उनके संतान के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमें महाराज से बात करनी होगी और एक निर्णय लेना होगा। कहते हुए रानी कलावती कक्ष से बाहर चली गई। रानी कलावती महाराज से समक्ष अपनी बात रखती हैं। महाराज और रानी कलावती के आपसी बातचीत के पश्चात महाराज परिवार के सदस्य को सभा में उपस्थित होने को कहते हैं। यहाँ रानी कलावती के जाने के बाद राजकुमार आदवेद धरा से मिलने आते हैं। राजकुमार आदवेद और मैथिली लंबे समय के बाद आज एक दूसरे के सामने थे, लेकिन हालात और परिस्थिति के आगे उन्हें मौन करा चुकी थी। आदवेद मैथिली से कहते हैं, धरा को अभी तक होश नहीं आया। वैद्य जी ने क्या कहा उनके स्वास्थ्य के विषय में? वैद्य जी कहा तो है होश आ जाएगी धरा को और वो ठीक भी हो जाएगी, लेकिन हम क्या कहेंगे उनसे? मैथिली ने कहा, उन्हें संभालना होगा खुद को। राजकुमारी मैथिली। राजकुमार आदवेद अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, कहते हैं, आपके पिता काका श्री कैसे है? राजकुमारी मैथिली ने कहा, उन्हें गहरा आघात पहुंचा है राजकुमारी। हम आज ही राजकुमारी धरा और पिताश्री को रतनगढ़ ले जाएंगे। आदवेद अपने आंसुओं को रोकते हुए कहते हैं। किंतु राजकुमार, मैथिली आगे कुछ कहती तभी एक सेवक ने कहा, प्रणाम राजकुमारी, महाराज ने सभा में उपस्थित होने की सूचना पहुंचाई है। सूचना की बात सुनकर ही वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। सभा में महाराज गहन चिंता में डूबे हुए थे। उनकी आंखें आंसुओं से सूख चुकी थी। उनकी सूजी हुई आंखें और मन जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें इस प्रकार उभरी हुई थी कि उन्हें सभा में उपस्थित सदस्यों का आना आभास ही नहीं हुआ था। वो हर पल एक बोझ सा भार लिए बैठे थे, जैसे वो अपने जीवन का बोझ और एक क्षण में भी नहीं उठा सकते हैं। पिताश्री। राजकुमारी मैथिली अपनी पिता को गहन चिंता में दुखी देख उन्हें पुकारती है। महाराज राजकुमार मैथिली की पुकार सुनकर अपनी गहरी तंद्रा से बाहर आते हैं और सभा में एक दृष्टि डालते हैं, जहां सभी उपस्थिति थे और केवल महाराज की आज्ञा की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, क्षमा चाहते हैं आप सभी से, हमें आभास नहीं हुआ आप सभी की उपस्थिति का। महाराज, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम आपकी मन की व्यथा समझ सकते हैं कि इस समय आपके और राजमहल के ऊपर किन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मंत्री महोदय को महाराज के साथ लंबे समय से रहते थे और आज उन्हें इस प्रकार दुखी देख उन्हें भी दुख हो रहा था। इस सभा में सिर्फ राज परिवार के सदस्य और मंत्री महोदय इन्हीं के बीच सभा का बुलाई गई थी, क्योंकि ये विषय राजमहल के आपसी सभा थी। मंत्री महोदय महाराज से आगे कहते हैं, महाराज, हमें अति शीघ्र ही किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही होगा। महल के बाहर प्रजा में जो वार्तालाप होती है, इससे राजमहल की सम्मान को क्षति पहुंच रही है। मंत्री महोदय की बात सुनकर राजकुमारी मैथिली हैरानगी से उनकी ओर देखती हुई कहती हैं, राजमहल के सम्मान में क्षति? कैसी क्षति मंत्री महोदय?
और आप कहना क्या चाहते हैं? राजकुमारी मैथिली के चेहरे पर इस समय सख्त हो गए थे, जिससे मंत्री महोदय झेपते हुए उन्हें पूरी बात से अवगत करवाते हैं। जी राजकुमारी जी, बात यह है कि राजकुमार पृथ्वी को वीरगति को होना और राजकुमारी धरा का अविवाहित गर्भवती होना, ये सब बातें प्रजा राजकुमारी धरा के विषय में लेकर बातें बना रही है। मैथिली के सब्र का बांध टूट जाता है और वो सभा में खड़ी होकर धरा के आत्मसम्मान के लिए कहती है, हमें तो इन सब में राजमहल के मान सम्मान की कोई बात नजर नहीं आ रही। भाईसा और राजकुमारी धरा एक दूसरे से प्रेम करते थे और प्रेम करना कोई दोष नहीं होता। हाँ, भाईसा और धरा ने अपने भविष्य को लेकर बहुत सारे स्वप्न देखे थे जो कि भाईसा जाते ही टूटकर बिखर गए। लेकिन इन सब में राजकुमारी धरा का क्या दोष? उनकी आने वाली संतान को अपने पिता का प्रेम न मिले, लेकिन उन्हें परिवार के प्रेम से वंचित नहीं होंगे। राजकुमारी मैथिली के धरा के आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उन्होंने धरा और अपने भाई का पक्ष बहुत ही सूझबूझ से लिया। राजकुमारी मैथिली का विचार सुनकर राजकुमार आदवेद, जो इस समय सभा में उपस्थित होकर भी मौन थे, वो एक दृष्टि राजकुमारी मैथिली की ओर डालते हैं। ऐसा करते हुए दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं और राजकुमार आदवेद को मैथिली पर अधिक प्रेम बरस जाता है। आदवेद भी कहीं न कहीं अपनी बहन धरा को इन सब में दोषी मानते थे, लेकिन मैथिली की बात सुनकर उनका विचार अपने बहन के प्रति बदल जाता है। तभी रानी कलावती मैथिली से कहती हैं, राजकुमारी मैथिली, हम आपकी बात समझ रहे हैं, किंतु राजकुमारी धरा की उम्र ही क्या है और इन कच्ची उम्र में उन्हें अकेली संतान का पालन पोषण करना। महल में तो हम उनके और उनके संतान के साथ हैं, किंतु उनकी निजी जीवन में वहां तो एकांत ही रह जाएंगी। एक स्त्री का अकेले जीवन व्यतीत करना क्या होता, ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। रानी कलावती की बात सुनकर सभा मौन हो गई। कहीं न कहीं उनकी बात भी सही थी। एक अकेली स्त्री और एक माँ को जीवन में बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ता है। चाहे उसके साथ उसका परिवार ही क्यों न रहे, लेकिन जीवन में वो सदा के लिए अकेली ही रह जाती हैं। रानी कलावती की बात सुनकर महाराज सभा में ये घोषणा करते हैं, राजकुमारी धरा अपना जीवन अकेली नहीं व्यतीत करेगी। धरा हमारी पुत्री समान है और हम उनका विवाह राजकुमार उदय से करने का विचार किया है। महाराज के निर्णय पर सभी एक दृष्टि उदय पर डालते हैं, जो खुद इतनी हैरान में था। तभी राजकुमारी मैथिली महाराज से कहती है, पिताश्री, आपके निर्णय पर हम संदेह नहीं जता रहे, किंतु निर्णय लेने से पूर्व आप राजकुमार उदय और राजकुमारी धरा के विचार लेना अति आवश्यक है। ठीक है, हम राजकुमारी धरा के स्वस्थ ठीक होने पर इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कहते हुए महाराज सभा से उठकर चले जाते हैं और साथ में मंत्री महोदय भी। महाराज के जाने पर रानी कलावती भी अपने कक्ष की ओर चली जाती। इस समय वहां सिर्फ राजकुमार आदवेद उदय और राजकुमारी मैथिल रहती है। राजकुमारी मैथिली उदय के पास जाकर उनसे कहती है, भाईसा, क्या आप पिताश्री के निर्णय को स्वीकार करते हैं? क्या आप राजकुमारी धरा से? मैथिली की बात अधूरी रही, तभी उदय कहते हैं, मैथिली, हम बड़े पिताश्री के निर्णय का सम्मान करते हैं, किंतु मैथिली, राजकुमारी धरा भाईसा से प्रेम करती और इसी बीच महाराज का उनके प्रति निर्णय लेना। हम बस इतना चाहते हैं कि अगर राजकुमारी धरा भी पिताश्री के निर्णय को स्वीकार कर सहमति देती हैं और उन्हें कोई आपत्ति नहीं, तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। किंतु इन सब के लिए राजकुमारी का निर्णय जानना अति आवश्यक है। कहते हुए राजकुमार उदय भी वहां से चले गए और राजकुमारी मैथिली आदवेद की ओर देखती हुई कहती है, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी दासी हेमा आकार मैथिली से कहती है, राजकुमारी जी, राजकुमारी धरा को उन्हें होश आ गया है। क्या धरा को होश आ गया? राजकुमारी मैथिली आदवेद की ओर देखती हुई कहती है और दोनों ही धरा के कक्ष की ओर जाने लगे। राजकुमारी धरा अपने कक्ष में थी और वैद्य जी उनका उपचार कर रहे थे। तभी मैथिली और आदवेद के आने से वैद्य जी धरा का उपचार करते हुए कहते हैं, राजकुमारी अभी स्वस्थ है, किंतु उन्हें कुछ माह आने वाली संतान के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान? किसकी संतान? राजकुमारी धरा अचानक से उठकर बैठ गई और कभी वैद्य जी को तो कभी मैथिली को हैरत भरी आंखों से देखती रही, क्योंकि धरा को अभी अपनी गर्भवती होने की बात पता नहीं चली थी। धरा के इस प्रकार कहने पर वैद्य जी भी मैथिली की ओर देखते हैं और फिर अपना सामान बांधकर वहां से चले जाते हैं
उनके जाते ही धरा फिर अपने भाईसा की तरफ तो कभी मैथिली की ओर देखती हुई सवालिया नजरों से देखती हुई कहती है, भाईसा मौथली जी, आप दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं। तभी राजकुमारी मैथिली धरा को उसकी गर्भवती होने का सच बताती है, जिसे सुनकर धरा का मन खुश होने को होता तो एक पल में गहरे दुख से तड़प उठता। राजकुमार आदवेद अपनी बहन धरा से बहुत प्रेम करते थे, वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सहानुभूति देते हैं। धरा, तुम अकेली नहीं हो, आपके भाई सा है आपके साथ सदैव। हाँ धरा, हम हैं न तुम्हारे साथ, आप खुद को अकेला बिल्कुल भी महसूस मत करना। राजकुमारी मैथिली भी धरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है। तभी राजकुमारी धरा रोते हुए कहती है, जी भाई सा, हमें पता है आप सदैव हमारे साथ हो, लेकिन जिन्हें साथ होना चाहिए वही हमसे दूर है, हमारी संतान के पिता और हमारा प्रेम पृथ्वी, जो अब हमसे सदैव के लिए दूर जा चुके हैं। धरा की बात सुनकर मैथिली और आदवेद दोनों एक दूसरे को देखते रहे। धरा ने जो भी कहा वो उसके आने वाले जीवन के लिए बिल्कुल सत्य थी। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।